नमस्कार मित्रों, माध्यमिक न्यूज रे में आप सबका स्वागत है। आपकी सेवा में प्रस्तुत है क्लास 9 मॉडल एक्टिविटीज हिस्ट्री पार्ट 3 प्रेजेंटेड बाय माध्यमिक न्यूज रे। तो देखते हैं इतिहास पार्ट 3। बांग्ला में प्रश्न पत्र दिया गया है, इसका हिंदी हम करके देखेंगे। चलिए देखते हैं। मॉडल एक्टिविटीज पार्ट 3 क्लास 9 हिस्ट्री अध्याय 3 और 4 से लिया गया है प्रश्न। तीसरा पार्ट 19वीं शताब्दी का यूरोप, राजतांत्रिक तथा राष्ट्र विचारों का संघर्ष। चौथा पार्ट है औद्योगिक क्रांति, उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद। चलिए अब प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। 2-3 वाक्यों में। क यंग इटली, ख जोलबेरिन, ग रिसार्जिमेंटो, घ घेटो, अंग कारखाना प्रणाली। तो चलिए उत्तर देखते हैं। यंग इटली, मैजनी है। मैजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की। इस पार्टी में 40 वर्ष या उससे कम उम्र के नौजवान भर्ती किए जाते थे। इनका लक्ष्य इटली से विदेशी आधिपत्य समाप्त करना तथा संयुक्त गणतंत्र स्थापित करना था। उत्तर पूरा हुआ। ख जोलबेरिन 1834 ईस्वी में प्रशा के नेतृत्व में 18 जर्मन राज्यों ने मिलकर एक चुंगी संघ की स्थापना की, जिसे जोलबेरिन कहा जाता था। 1850 ईस्वी तक जर्मनी के लगभग सभी राज्य इस संघ के सदस्य हो गए। जोलबेरिन के कारण सारा जर्मनी आर्थिक दृष्टि से एक हो उठा। उत्तर पूरा हुआ। अब ग रिसार्जिमेंटो, जिसे हिंदी में पुनरुत्थान कहते हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इटली पर अपने लगभग 2 दशकों 1796 से 1814 ईस्वी तक शासन के दौरान नेपोलियन ने इटली का एकीकरण नहीं किया, बल्कि इसे 3 खंडों में रहने दिया। किंतु 1815 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद उग्र राष्ट्रवादियों ने इटली के पुनरुत्थान अर्थात रिसार्जिमेंटो के लिए गुप्त क्रांतिकारी दलों की स्थापना की, जिनमें सर्वप्रथम कार्बोनरी संस्था थी। आगे चलकर यंग इटली ने कार्बोनरी संस्था का स्थान लेकर इटली के पुनरुत्थान अर्थात रिसार्जिमेंटो में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर पूरा हुआ। अगला है घेटो, घ 14वीं और 15वीं शताब्दी में यूरोप में ईसाई उत्सव के समय एक परंपरा के अनुसार विशाल दीवारों के घेरों में यहूदियों को रखा जाता था और रात में गेट में ताला लगा दिया जाता था, ताकि वे फैल ना सके, मतलब चारों तरफ ना जा सके, वह फैल ना सके। इन विशाल दीवारों के घेरों को घेटो कहा जाता था। हाल के दिनों में घेटो शब्द का उपयोग शहरी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक दलों या वर्गों के लिए होता रहा है। अब अगला है अंग कारखाना प्रणाली। 18वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध में इंग्लैंड में कारखाना प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। इसके तहत जल शक्ति तथा वाष्प शक्ति की सहायता से कपड़ा बुना जाता था। इस प्रणाली के कारण घरेलू उत्पादक प्रणाली का पतन हो गया। उत्तर पूरा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। क स्तंभ को ख स्तंभ से मिलाइए। दूसरा क स्तंभ ख स्तंभ।
पहले पढ़ लेते हैं। क स्तंभ है मेटरनिक व्यवस्था, बिस्मार्क, जार द्वितीय अलेक्जेंडर, मार्क्स और एंजेल्स, प्रूडो। ख स्तंभ है भूमिदासों की मुक्ति, निराज्यवादी, रक्त और लोह नीति, यूरोप में पुरातन तंत्र की पुनः स्थापना, यह है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो चलिए मिलाते हैं। मेटरनिक व्यवस्था, ये होगा डी, यूरोप में पुरातन तंत्र की पुनः स्थापना। बिस्मार्क का होगा रक्त और लोह नीति। तीसरा जार द्वितीय अलेक्जेंडर का भूमिदासों की मुक्ति। मार्क्स और एंजेल्स का होगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। प्रूडो का होगा निराज्यवादी। उत्तर पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं। 7-8 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है क, वैज्ञानिक मशीनों के आविष्कार के साथ इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का संबंध विश्लेषण करें। उत्तर देखते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात वस्त्र उद्योग के मशीनीकरण के साथ आरंभ हुआ। वस्त्र उद्योग में ही सबसे पहले उत्पादन की आधुनिक विधियों का उपयोग हुआ। इसके साथ ही लोहा बनाने की तकनीक आई। शोधित कोयले का अधिकाधिक उपयोग होने लगा। शक्ति चालित मशीनों का आगमन उद्योग में हुआ। 19वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों में पूरी तरह से धातु से बने औजारों का विकास हुआ। इस तरह वैज्ञानिक मशीनों के कारण कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन शीघ्र एवं अधिक कुशलता से भारी मात्रा में होने लगा। उत्तर पूरा हुआ। अगला है और आखिरी है 3 का ख, औपनिवेशिक शक्तियाँ चीन और अफ्रीका को क्यों विच्छेद अर्थात विभक्त करना चाहती थी। उत्तर, चीन और अफ्रीका औपनिवेशिक युग में आर्थिक रूप से कमजोर देश थे। वहाँ मालों की खपत की विराट संभावना थी। किसी औपनिवेशिक देश का वहाँ कब्जा न था। इसलिए औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पन्न सामानों के खपत के लिए औपनिवेशिक शक्तियों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, जापान आदि देशों का नज़र इनके तरफ गया। साथ ही चीन और अफ्रीका दोनों में प्राकृतिक खनिज संपदा का प्रचुर भंडार था। लेकिन एक तो औपनिवेशिक शक्तियों को इन 2 देशों में आयात निर्यात के लिए भारी कर देना पड़ता था। दूसरी पूरी अनुमति भी न थी। इसलिए इन 2 देशों को कमजोर कर इनके प्राकृतिक भंडार और व्यापार पर कब्जा करने के उद्देश्य से औपनिवेशिक शक्तियाँ चीन और अफ्रीका को विच्छेद करना चाहती थी। तो मित्रों, उत्तर पूरा हुआ। बाकी के लिए आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ मैं भूल गया। और याद रखिए, जब भी बाहर जाए तो 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।